हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस.com। और हम आलोक रंजन हैं और आज से आपके लिए हम लेकर के आए हैं मैथ का सेक्शन। सॉरी, मैथ के सेक्शन में हमको क्या करना है कि अभी जो ये है वो सारा का सारा हमारा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपका एसएससी में पूछा हुआ है, रेलवे में पूछा हुआ है, बीएसएससी में पूछा हुआ है। तो जितना प्रकार का एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो हम आपको जो करवाने वाले हैं, करवाने का जो हमारा तरीका है वो हम जो सोचे हैं आपके लिए वो बेहतरीन सोचे हैं। ऐसे आप सजेस्ट कर सकते हो कि क्या है। तो सबसे पहले आपका जो आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा। इसके बाद चैप्टर वाइज हम पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज। अब ये हमको सबसे पहले ये बता दीजिएगा कि आपको सबसे पहला चैप्टर कौन सा पढ़ना है। तो ये तो आपका पहला ही काम हो गया कि आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे पहला चैप्टर कौन पढ़ना है। जो भी चैप्टर आप डिसाइड करोगे उसको हम 0 टू मेंस लेवल लेकर के जाएंगे 100% क्वेश्चन के साथ। ये नहीं कि कुछ करा दिया फिर छोड़ दिया, नहीं, वो सारा का सारा चैप्टर आपको 0 टू मेंस लेवल। ये सप्ताह में मिनिमम हम आपके साथ 3 सेट का डिस्कशन करेंगे और इन सब का जितना भी पीडीएफ होगा उसको देखने के लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। सीधे सर्च मारिए success.dot मारना है .com पटना। थोड़ा सा तबीयत खराब है तो कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेस ऐसे डिस्क्रिप्शन में हम वहां लिंक भी दे दिए हैं। तो चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपका आता रहेगा और आज का शुरुआत करते हैं सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने का काम है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जरा ध्यान दो। और ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला ही है क्या, टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का यदि आप पढ़े हैं और आपके पास नॉलेज है तो आपको ये पता होगा कि सबसे पहला फॉर्मूला हम पूरे इत्मीनान से बड़े आराम से आपको हम करवाएंगे। हमें जल्दी नहीं है, बशर्ते आप ध्यान दो, कॉपी पेन लेकर के बैठो। जितना भी कंसेप्ट होगा हम सारा कंसेप्ट का बात करेंगे, बिना कंसेप्ट को लेकर के हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं क्या। तो टाइम एंड वर्क में कहता है कि 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए एक कार्य को 20 दिन में करते हैं पूरा। तो अब यहां पर सबसे पहला बात यह है कि 5 व्यक्ति है, इन 5 में से स्वतंत्र रूप से, ये शब्द ही है जो विद्यार्थी को क्या करता है, कंफ्यूज करता है। तो कंफ्यूज करने के लिए नहीं है कि मान लेते हैं 5 व्यक्ति का नाम ही हम रख लेते हैं कि हमारा 5 व्यक्ति ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। तो यदि ए काम करेगा तो भी टाइम हमारा कितना लगना है, 20 दिन। बी भी करेगा तो भी 20 दिन, सी करेगा तो 20 दिन, डी करेगा तो 20 दिन और ई करेगा तो 20 दिन ही लगेगा। मतलब कोई भी करे। तो जब सबको समय बराबर लग रहा है तो सबका क्षमता भी बराबर होगा। आप करो तो 20 दिन, हम करो तो 20 दिन, मतलब एक दिन का काम हमारा क्या होगा, बराबर होगा, तभी तो समय बराबर लगेगा। तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि एफिशिएंसी सभी का इक्वल होगा। ठीक है, एफिशिएंसी सभी का क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, निकालते नहीं है, मान लेते हैं कि एफिशिएंसी हम मान लेते हैं कि 1 है, तो सबका क्या हो जाएगा, 1। यहां तक कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। अब क्या कहता है कि काम जो है वो कौन करे, एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है। तो मान लेते हैं काम शुरू किया है ए और अगले दिन, हर अगले दिन एक व्यक्ति एक्स्ट्रा जुड़ता जाता है। तो ये काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो अब देखो क्या है कि सबसे पहले हमको ये देखना है कि टोटल वर्क, हमको तो पहले तो चाहिए कि टोटल वर्क क्या है। तो टोटल वर्क बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। ये फॉर्मूला होता है। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी हमारा फॉर्मूला होता है। तो टोटल वर्क हमारे पास क्या होगा, तो टाइम लग रहा है 20 दिन, एफिशिएंसी है 1, क्योंकि एक ही व्यक्ति 20 दिन में कंप्लीट कर दे रहा, तो वर्क कितना हो जाएगा, 20। ये समझ चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा हम हटा लेते हैं। अब बात है कि चलो मान लेते हैं कि काम हमारा शुरुआत कब से हुआ, सोमवार से। अब ध्यान दो, समझने का बात है इसलिए समय हम लगा रहे हैं, नहीं तो आंसर बोलना होता तो हम बोल देते हैं कि सोमवार से काम शुरू हुआ और सोमवार को आया काम करने ए।
मंगलवार को काम कौन करेगा, तो मंगलवार को करेगा ए भी करेगा और बी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि हर एक दिन, हर अगले दिन क्या है, एक व्यक्ति जुड़ जाता है। बुधवार को काम कौन करेगा, तो ए करेगा, बी करेगा और जुड़ जाएगा कौन, सी। बृहस्पतिवार को काम कौन करेगा, ए बी सी और डी। और शुक्रवार को ए बी सी डी और ई। अब यहां पर क्या है कि शुक्रवार के बाद शनिवार जैसे ही आएगा तो पांचों तो आ गया ना शुक्रवार तक, शनिवार को कौन आएगा, अब एफ भी लेकर के आ जाओगे क्या, छठा व्यक्ति यहां नहीं है, छठा व्यक्ति हम जोड़ नहीं सकते, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो अब जो भी आएगा वो ए बी सी डी ई, मतलब शुक्रवार के बाद हर दिन पांचों साथ में आएगा काम करने, लेकिन शुक्रवार तक क्या आएगा, एक एक व्यक्ति बढ़ता जाएगा। लेकिन पांचों का पांचों आ ही गया तो कल से सब पांचों रेगुलर हो जाओ काम पे, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। तो अब बताओ कि सोमवार का जो काम हमारा हुआ होगा वो कितना, एक काम। सोमवार को काम क्या होगा, एक काम होगा। मंगलवार को काम एक और एक दो काम, बुधवार को 3 काम, बृहस्पतिवार को 4 काम, शुक्रवार को 5 काम, शनिवार को 5 काम, और ऐसे ऐसे करके हमारा कितना काम होना है, 20 काम होना है। 20 काम तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो बताओ, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 5 20, मतलब शनिवार तक 20 काम हमारा कंप्लीट हो गया। टोटल वर्क कितना था बाबू, तो टोटल वर्क था हमारा 20। टोटल वर्क था कई दिन, तो यही पूछता है ना कि इस तरह से काम करवाने पे काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा। तो काम समाप्त हो जाएगा 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5 और 6, मतलब शनिवार तक टोटल होता है 6 दिन। आंसर होगा इसका क्या, तो 6। बोलो समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया होगा। यदि आप बेसिकली थोड़ा अच्छे से जानते होंगे, पहले पढ़े हो तो समझ जाओगे, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे तो क्या इतना लंबा, हमारे इतना लंबा बनाओगे, नहीं। आप बस समझ गए तो आप खुद पॉज करके फिर से खुद से बनाओ और देखो कि तुम कितना जल्दी बना पाते हो। तो समझदारी इसमें है कि आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसको साथ साथ आप भी बनाओ। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन देख लो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन देख लिए, छोटा दिख रहा है तो हम बड़ा कर देते हैं, लीजिए भैया देख लो बड़ा हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, अब क्वेश्चन दिख रहा है तो आप इसको रोको और बनाओ, बना करके ट्राई करो, कहाँ फंसते हो, फिर आकर के सॉल्यूशन देखो। हम पूरा डिटेल में सॉल्यूशन करवाएंगे, जितना आसान से हो सकता है आसान बताएंगे। तो मजा तब है, सीखने का मजा तभी है। सीखने का मजा थोड़ी ना है कि हमको बहुत तेज दौड़ते हैं, हम मिल्खा सिंह हो गए, खूब तेज दौड़ के तुमको दिखा दिए, तुमरे में क्या बदलाव आया। तो आप में बदलाव तब आएगा जब आप दौड़ना शुरू करोगे, तो आप बनाना शुरू करो, बदलाव आना शुरू, वहीं से बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर काम को एक काम का निश्चित मात्रा में खुदाई 24 दिन में कर देता है। मतलब यदि आदमी मिल जाए बबुआ और कोई लड़का मिल जाए तो 24 दिन में काम हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 24 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, एकदम डिट्टो, कंफर्म बात है। अब आगे बोला कि यदि उनकी खुदाई की गति का अनुपात 4:3 है, 4:3 कहने खुद, अच्छा यहाँ स्पीड दिख रहा है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में स्पीड दिख रहा है 4, तो ये स्पीड नहीं है, ये कंफ्यूजन है, ये एफिशिएंसी है। क्या है, एफिशिएंसी है, इसको क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं। कि ये हमारा स्पीड, जो खुदाई करने का जो स्पीड है वो हमारा क्या बता रहा है, क्षमता बता रहा है। और जैसे ही हमारा क्षमता बता रहा है तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। और टोटल वर्क वाला तो अभी फॉर्मूला आप पढ़े हैं कि टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क बराबर होता है समय और गुना क्षमता, मतलब टाइम और इनटू एफिशिएंसी। तो टाइम तो लग रहा है 24 दिन, एफिशिएंसी कितना, तो लड़के का और आदमी का है 3 और 4 7, तो 24 गुना 7 मेरे पास टोटल वर्क हो गया। अब करवाना किससे है, तो लड़का अकेले काम को करने में कितने समय लगाएगा। अब बताओ लड़का, तो अब हमको चाहिए लड़का का समय, लड़का का समय। यदि लड़का का समय चाहिए तो टोटल वर्क बटा क्या, एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी किसका, तो एफिशिएंसी हमको चाहिए लड़के का। तो टोटल वर्क 24, टोटल वर्क 24 इंटू 7 और बटा क्या होगा, लड़के का एफिशिएंसी वो है हमारे पास 3, तो 3 से
8 जमा कर जाएगा, 8 सते 56, 56 डेज लगेगा लड़का अकेले काम को कंप्लीट कर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो समझ में आया होगा, इसका आंसर कितना होगा 56 डेज। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आराम से, ये भी पाइप टंकी का क्वेश्चन है। तो पहला 3 क्वेश्चन पूरे जो हम सेट तैयार किए हैं, हम खुद से तैयार किए हैं, सारा क्वेश्चन का अरेंजमेंट हमने अपने आप से किया है। और ये क्या है, सबका सब प्रीवियस ईयर है। तो हर चैप्टर का क्वेश्चन है। सप्ताह में 3 दिन इसका करना है, एकदम होम्योपैथिक दवाई के जैसा, समझ गया, कि खाने के बाद और सोने से पहले होम्योपैथिक दवाई जैसा तुम बस फॉलो कर लो और हम गारंटी लेते हैं कि एग्जाम से पहले तुम्हारे ऊपर फिर कोई हाथ नहीं लगाएगा, परीक्षा में तो बिल्कुल नहीं। तो कहता क्या है कि पाइप ए और बी एक भरी हुई टंकी को 18 घंटे और 24 घंटे में खाली कर सकता है। अब यहां पर ध्यान दो कि पाइप ए भी क्या है, खाली करने वाला है, पाइप बी भी क्या है, खाली करने वाला है। तो ए खाली कर देता है, बी खाली कर देता है 18 घंटे और 24 घंटे में। चूंकि हम खाली करने वाला है और माइंड हमारा डाइवर्ट ना हो, तो हम पे एक सिंबल लगा लेते हैं ना, ताकि हमको याद रहे माइनस का मतलब खाली करने वाला। सी अकेले टंकी को 36 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है। तो सी भर सकता है हमारा 36 घंटे में। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेकर के क्या करते हैं, जैसे कि एलसीएम इसका आएगा 72 एलसीएम आएगा, और 72 को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा हो गया टोटल वर्क। तो चलो कुल काम पता चल गया, ये भरने वाला है, तो एफिशिएंसी पता चल जाएगा, और एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तो 4, 3 और 2। अब क्या कहता है, अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली। अच्छा, खाली क्यों हो जाएगा, खाली इसलिए हो जाएगा कि खाली करने वाले का क्षमता भरने वाले से क्या है, ज्यादा है, तो खाली हो जाएगा। तो कहता है जब टंकी 5/6 भरा हुआ था, मतलब ये जो टंकी है ये पूरा भरा हुआ नहीं था, ये 5/6 भाग ही भरा हुआ था, 5/6 भाग भरा हुआ था। यदि पूरा भरा हुआ होता तो होता कितना, 72, लेकिन 72 भरा हुआ नहीं है, कितना है 72 का 5/6, किसका 5/6, तो 72 का, तो मतलब 60 काम ही हमको है जो है। अच्छा, जितना टंकी में पानी रहेगा उससे ज्यादा खाली कैसे करवा सकते हैं, खाली तो हम उतना ही करवाएंगे जितना टंकी में पानी है, और टंकी में पानी कितना है 5/6 भाग, तो बस हो गया। तो समय बराबर क्या होगा, तो समय बराबर होगा टोटल वर्क, और कितना करवाना है 60, तो 60 और बटा हो जाएगा एफिशिएंसी। तो कौन है एफिशिएंसी, तो तीनों पाइप है, तो एफिशिएंसी किसका होगा, तीनों का होगा। और तीनों का एफिशिएंसी कितना, तो 4 और 3 7 और 2, मतलब एफिशिएंसी क्या आएगा 5। 5 कैसे आया, तो 4 और 3 ये 7 खाली करेगा, ये भर पाएगा कितना, 2 ही भर पाएगा, तो 5 तो खाली होगा। तो खाली होने का समय पूछ रहा था, तो लग जाएगा 12 मिनट है तो मिनट, आवर है तो आवर, आवर में दिया है तो आवर, तो यहां पर आंसर होगा 12 आवर। कोई कंफ्यूजन है, नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे से जाकर के ले सकते हैं, आराम से वहां से लीजिए, पहले बनाइए, और यदि जुड़े हुए रहिएगा तो वीडियो से पहले आपको पीडीएफ मिलेगा। बात समझ में आया क्या, वीडियो से पहले आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, और जब पीडीएफ मिलेगा तो आप पहले उसको बनाइएगा, जितना कंफ्यूजन होता है आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी वो सारा सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसमें भी कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। तो यहाँ पर अगला कहता क्या है कि अली और बादल एक ही स्थान से एक ही समय में 1200 मीटर वृत्ताकार दौड़ में क्रमशः 27 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर चाल से शुरू करते हैं। मतलब एक क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। यदि हम पाथ बना लें थोड़ा सा, तो चलो देख लेते हैं, एक हम सर्कुलर पाथ ले लेते हैं कि ये हमारा फील्ड हो गया, ठीक है, और ये हमारा फील्ड हो गया। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहां से अली भी दौड़ता है और बादल भी दौड़ता है। अली और बादल दौड़ता है, और चाल क्या है अली का, 27 किलोमीटर पर आवर, 27 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर, दोनों है जो एक ही डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करता है।
लेकिन सबसे पहले ये बात जो बनाने का तरीका कहता क्या है कि कितने समय के बाद पुनः ट्रैक पर पहली बार वो दोनों एक साथ मिलेंगे। जब एक ही दिशा में दौड़ रहे हो तो मिलने का समय का डायरेक्ट फॉर्मूला बाबू देखो, ध्यान दो, मिलने का समय का डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब बीच का डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस? तो बीच का डिस्टेंस बटा सापेक्ष चाल। कौन सा चाल? सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल मतलब रिलेटिव स्पीड हम बोलते हैं। और आप यदि पढ़े होंगे या तो जानते होंगे कि क्या, कि सेम डायरेक्शन में सापेक्ष चाल घट जाता है और अपोजिट में क्या होता है? जुड़ जाता है। तो अब यहां पर क्या है कि यदि हम कुछ ना जाने तो ये वृत्ताकार पथ जो है, ये लंबाई कितना है इसका? तो 1200 मीटर। तो यहां पर बताओ, ये टोटल 1200 मीटर लंबाई है। अब यहां पर बीच का गैप कैसे देखें? तो एक बात समझो कि जैसे ही दौड़ स्टार्ट होगा तो पहले तो जिसका चाल ज्यादा रहेगा वो क्या, दूसरा का इंतजार करेगा, वो आगे निकल जाएगा। अब मान लिया जाए एक लूना से है और एगो है केटीएम से, तो अब दोनों को हम रोक के रखे हैं और कहें कि दोनों को जैसे ही हम हॉर्न बजाएंगे तुम दोनों एक साथ स्पीड में निकलना। तो बताओ कि जैसे ही हम हॉर्न बजाएंगे, इंडिकेट करेंगे, केटीएम वाला तो गायब हो जाएगा। लूना वाला कहेगा अच्छा नहीं रुको, थोड़ा सा हम इसको लेकर के क्या करते हैं, इसको आगे ढकेल करके पहले चलेंगे, फिर स्पीड पकड़ेंगे। तो जिसका जैसे ही यह स्टार्ट करेगा, बी हमारा क्या होगा, आगे निकल जाएगा। और जैसे ही स्टार्ट होगा तैसे ही ये गैप, स्टार्ट होने के साथ ये गैप क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का 1200 मीटर। दोनों के बीच का गैप क्या हो जाएगा? अब स्टार्ट किया, ए यहीं रह गया, बी तब तक निकल गया। तो जैसे ही इसको आगे छोड़ के निकला तो ये गैप तो पूरा ना बन गया। समझ में आ रहा है? तो ये गैप पूरा बन गया। तो बीच का डिस्टेंस क्या होगा यहां पर? 1200 मीटर। और बटा सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या? तो समान डायरेक्शन में घट जाता है। तो 27 में से 45 को घटा दो, तो 27 3 15 3 18। तो 18 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में क्या बदलते हैं? बदल देते हैं। तो 5 से, और ये 5 से कट जाएगा 240 बार में, तो 240 सेकेंड लगेगा। और ये लगेगा हमारा आंसर। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुना किए हैं। समझ में आया क्या? तो ये ध्यान देना है। तो इसका आंसर क्या होगा? 240 सेकेंड। तो यहां पर बस ध्यान देना कि कंडीशन क्या था और इसको हम बनाना कैसे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दो स्थानों के बीच की दूरी, ये भी देखो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। और कह रहा है क्या कि दो स्थानों के बीच की दूरी 140 किलोमीटर है। दो स्थानों के बीच की दूरी कितना है? 140 किलोमीटर। तो हम बना लेते हैं दो स्थान यहां से यहां तक, ए और बी, और बीच का डिस्टेंस बना लिया कितना? 140 किलोमीटर। अब यहां पर बात हम ये करने वाले हैं कि यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 7 घंटे बाद मिलते हैं। यदि वो क्या करते हैं? सेम डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं कि दो आदमी, कोई है एक्स वाई, ये एक्स है और ये क्या है, सेम डायरेक्शन में दोनों चलेगा, ठीक है। तो क्या होगा? 7 घंटा के बाद, मतलब कि हो सकता है, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ, ए से चलता है एक्स। यहां पर एक बात है कि ए से एक्स है और बी से कहां पर है? वाई है। क्योंकि एक ही जगह रहबे करेगा तो मिल तो तुरंत नहीं जाएगा, तुरंत घूम करके पकड़ लेगा कि धप्पा मार देंगे। लेकिन जो दूर में है तब ना मिलने में टाइम लगेगा। कहता है कि जब एक ही दिशा में चलता है तो 7 घंटे बाद मिलता है। यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो 1 घंटे में, यहां कितना है? 1 घंटे में मिलते हैं। तो कार्रवाई की गति क्या होगा? जहां y की गति x की गति से क्या है? अधिक है। मतलब y जो है x से बड़ा है, y जो है x से क्या है? बड़ा है। तो यदि ये दोनों एक डायरेक्शन में चलेगा इधर की ओर, तो y तेज चल रहा है, y तेज चल रहा है, तो पीछे से स्पीड में आकर के इसको क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। तो अब यहां पर भी कंसेप्ट वही वाला है जो इसके पिछले वाला क्वेश्चन था कि कितने समय में पकड़ेगा। जैसे वो बोल रहा था क्या, कितने समय में चक्कर लगा कर फिर आकर के धप्पा मार देगा, पकड़ लेगा। ये सीधा सीधा कह रहा है कि तो यहाँ लंबा दिख रहा है तो बीच का गैप आपको दिख रहा होगा। तो यहां पर होगा क्या, समय जो लगेगा, यदि सेम डायरेक्शन में चल रहा है
तो बीच का गैप 140 और सापेक्ष चाल क्या, तो y माइनस एक्स। क्या बोला कि एक दिशा में चलता है तो 7 घंटे में क्या होता है, मिल जाता है। तो 7 घंटे में मतलब ये समय हमारे पास पहले से 7 दिया हुआ है कि ये जो समान डायरेक्शन में इधर की ओर चलेगा तो बीच का गैप 140 और कितने देर में मिल जाएगा, 7 घंटे में मिल जाएगा। तो यहां से एक इक्वेशन हमको मिल जाता है, यहां से एक इक्वेशन मिल जाता है। और इक्वेशन क्या मिलेगा कि y माइनस एक्स बराबर 140 बटा 7 मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। एक इक्वेशन ये मिल गया। दूसरा कहता है जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, तो चलो अपोजिट चलाते हैं। तो जब ये x इधर की ओर चलेगा और y इधर की ओर चलेगा तो फिर से मिलने में समय क्या लगेगा, तो समय फिर से वही होगा कंसेप्ट कि बीच का डिस्टेंस बटा सापेक्ष चाल, और अपोजिट डायरेक्शन में सापेक्ष चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहां से क्या होगा, दूसरा इक्वेशन हम निकालने के लिए करते हैं कि समय दिया हुआ समय क्या होगा, तो 140 बटा y प्लस एक्स, और ये दिया हुआ है समय हमारे पास कितना, 1 आवर। कितना दिया हुआ है, 1 आवर। तो यदि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा मिलेगा y प्लस एक्स बराबर 140। अब यहां से देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, कंसेप्ट समझाने के लिए हम तो पूरा लिख दिए, लेकिन क्वेश्चन आसान था कि y प्लस एक्स का वैल्यू है कितना 140 और y माइनस एक्स का वैल्यू है कितना 20। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 140 प्लस 20 और बटा कितना 2, तो हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर क्या होगा, 80 किलोमीटर पर आवर। 10 सेकेंड 20 सेकेंड का क्वेश्चन है ये, लेकिन यदि नहीं समझे हो तो डिटेल में समझो, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करो। पहले प्रैक्टिस फिर सॉल्यूशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अभी रुक जाओ, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन है हमारा किसका, नावधारा का। ये क्वेश्चन हमारा किसका है, नावधारा का। और नावधारा में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन भी है जो जब होता है ना कि क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, तो एक क्वेश्चन थोड़ा पूछ देता है, थोड़ा सा ऐसे घुमा करके पूछ देता है। तो जब घुमा के पूछता है तो बनाना भी क्या है, घुमा के बनाना है। चलो देखते हैं इसका क्या है कि एक नाव नदी में दो बिंदुओं ए और बी के बीच आने जाने की यात्रा, तो हम बना लेते हैं कि दो स्थान हमारे पास है ए और बी। आने जाने का यात्रा हमारे पास क्या होगा, टी घंटा में तय कर लेता है। ए और बी क्या कर लेता है, टी घंटा में तय कर लेता है। तो अब यहां पर बात क्या है, टी घंटा में जब तय करता है तो हमारे पास जब जाएगा तो v प्लस यू से जाएगा, और इसका हम डिस्टेंस मान लेते हैं कि आपका d किलोमीटर है। तो इक्वेशन इसका जो लिखाएगा कि d बटा v प्लस यू, d बटा v प्लस यू होगा। क्या होगा, आने और जाने में टोटल में टी लग रहा है, और जब लौटेगा तो हमारे पास किस चाल से लौटता है, तो v माइनस यू। तो लौटने में लगा समय क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस d, और चाल क्या v माइनस यू, तो v माइनस यू। और ये दोनों समय, ये भी ये जाने का समय हो गया और ये समय हो गया आने का समय, और दोनों समय जोड़ करके बोला कि हम कितना लगा रहे हैं, टी आवर लगा रहे हैं। यहां बोला कि कितना लगा रहे हैं, टी आवर लगा रहे हैं। तो अब फिर से देखो कंडीशन यहां से देना शुरू किया, यदि शांत जल में उसकी गति दुगनी हो जाए। कौन सी गति, शांत जल में। तो शांत जल वाला गति कौन सा है, v। शांत जल वाला कौन सा है, v। और u कौन सा था बाबू, तो धारा का चाल था, क्योंकि धारा की दिशा में जब चलोगे तो धारा भी तो धक्का देगा। तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो शांत जल में नाव की गति प्लस धारा की गति, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, वही धारा का चाल क्या होता है, आपको रोकता है, तो घट जाता है। ये लग गया। तो अब कहता है क्या, शांत जल में चाल की गति क्या है, दुगनी हो जाए। क्या हो जाए, दुगना हो जाए, रुके नहीं। मतलब अब भी ना रहे, टू भी हो जाए। तो क्या होगा, तो d बटा 2v प्लस यू, प्लस d बटा
2v माइनस u। और अब क्या हो जाएगा, तो समय 80/161, 80 इतना लगता है। अच्छा एक बात बताओ, यहां से अब इसको सोल्व करना बहुत कठिन काम नहीं है, अभी आसान है। अब तुमको बनना पड़ेगा बुद्धिमान। एक होता है जो हम हैं, अभी तुमको गधा जैसा पूरा सोल्व करके दिखाएंगे, गधा के जैसा पूरा एकदम आराम से सोल्व करो, रुई लेकर चलो चाहे भीगा हुआ रुई लेकर चलो, कोई फर्क पड़ता नहीं, हम पूरा सोल्व करेंगे। दूसरा बात होता है कि वहीं पर आप अपना इंटेलिजेंस का प्रयोग कर सकते हो, जिसको कि आप इस क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी जवाब दे पाओ। देखो क्या कर सकते हो, हम दोनों ही तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब क्या है कि यहां तक तो हमारे पास मिला, ये वाला यहां तक तो हमारे पास मिला, और इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, हाँ अब यहां पर ध्यान दो कि यहां से हम क्या करेंगे कि ये वाला जो है यदि इधर लेकर के आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, 161/80 हो जाएगा, और यहां से ये वाला बात हो जाएगा कैंसल। और अब क्या होगा कि यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, t बचेगा, है ना। वहां से हम क्या किए, देख लिए, तो t का वैल्यू यही और t का वैल्यू यही, तो ये दोनों इक्वेशन बराबर होगा क्या, दोनों इक्वेशन क्या होगा, बराबर होगा। तो चलो कर दो बराबर, और जब बराबर होगा तो ऊपर से d बाहर निकलेगा, ऊपर से d निकलेगा बाहर, वो भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो निकालो, तो क्या लिखाएगा, d/v प्लस u प्लस d/v माइनस u बराबर 161/80 इंटू d/2v प्लस u और d/2v माइनस u, दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो हम इन दोनों का इक्वेशन एक बार में लिखा जाता है और उसको हम बराबर कर दिए। अब देखो तो क्या ये d ये सब कैंसल आउट हो गया। ये जब कैंसल आउट हो गया तो एक तरफ 80 मल्टीप्लाई होगा और एक तरफ क्या मल्टीप्लाई होगा, 161। तो अब चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। यदि एलसीएम तुम लेने जाओगे, अब एलसीएम लेने मत जाओ, हम आपसे क्या बोलेंगे कि यहां के बाद आप सोल्व करोगे इसको नीचे, और सोल्व करने के बाद क्या करोगे, v और u का रेशियो पूछता है, शांत जल में नदी धारा नाव की चाल और धारा की गति का क्या है, रेशियो। तो हम क्या करेंगे, यहां से उठा लेंगे ऑप्शन, क्योंकि v होगा और u होगा, ऑप्शन उठा करके रखना शुरू करेंगे। LHS और RHS जहां बराबर हो गया वो हमारा क्या देगा, आंसर सही दे देगा। तो इसको सोल्व करो या फिर क्या करो, पुट द वैल्यू, वहां से उठाओ और वैल्यू पुट करो, ये ज्यादा आसान और कारगर रहेगा। तो यदि हम पहला ही ऑप्शन इसका लेते हैं 11 1 का, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, ये 12, 11 और प्लस 1, यहां हो जाएगा 1 बटा कितना, 10, यहां हो गया 161/80 और 1 बटा 11 दूना 22 और 1 23 और प्लस 1 बटा 11 दूना 22 में से गया तो 21। अब बताओ कि इसका वैल्यू कितना आएगा, तो एलसीएम आप देखोगे 1/12 जोड़ 1/10 कितना आएगा, तो 1/12 जोड़ 1/10 कुछ नहीं है, तो 12 और 10 22 और बटा 120। यदि काट ले हम इसको थोड़ा सा अपने मन से, तो 2 से कट गया हमारा 11 और 2 से कट गया हमारा 60, मतलब LHS में हमारे पास आ गया है 11/60। RHS को सोल्व करो, तो 161/80 था, एलसीएम 23 और इंटू 21 और ऊपर में 40 और 4 44, ये आएगा। जरा काट के देखो भाई, काट के देखो क्या आएगा, तो क्या आएगा, 23 से ये कटता है 161, 3 सत्ते, हाँ ये कट जाएगा 7 बार में, 7 से ये कट जाता है 3 बार में, 4 से ये 11 बार में, 4 से ये 20 बार में, मतलब 11/60 हमारे पास इधर भी आ गया। तो LHS और RHS दोनों हमारा बराबर रेशियो देने लगा, दोनों हमारा रेशियो क्या देने लगा, बराबर। और जैसे ही बराबर हो गया, आंख बंद करके धड़ाम से आंसर मारेंगे, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, आराम से आंसर मारो। और नहीं हम गधा, तुमरे हमरे जैसा तुम भी गधे, तो क्या करोगे कि यहाँ के बाद सोल्व करने निकल जाओगे, करो सोल्व, तो सोल्व करके भी तुम आंसर लाओगे, तो v और u का वैल्यू क्या आ जाएगा,
11:1 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन परसेंटेज का है बाबू। परसेंटेज चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और आता तो लगता छोटा है और बहुत आसान है ना। इसको क्या कहें हम, तो कहता है एक छात्र ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया। तो मतलब करना था क्या, करना था और क्या कर दिया, बाप रे बाप क्या कर दिया, दुनिया पलट के रख दिया। करना क्या था, आए थे किस लिए और कर क्या रहे हैं, वही है करना क्या था। तो करना था हमको 5/3 से गुना और कर दिए 3/5 से गुना, और पूछता है कि कई परसेंट हम गलती किए हैं, कितना परसेंट हम गलत किए हैं। कुछ नहीं करना है, जैसे ही क्वेश्चन मिले मारो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 5 × 5 कितना 25 बोलेंगे, और 3 × 3 कितना बोलेंगे 9 बोलेंगे। तो मतलब करना था, मतलब आंसर आना था हमारे पास 25 और हम ला दिए आंसर कितना 9। कम लाए, लाना था 25 लाए कितना 9। तो यदि 9 लाए हैं तो कमी हो गया है आंसर में, और कमी कितने का हो गया है 16 का। कहां से, तो 25 से, और गुना क्या होगा बाबू 100, तो 64%। कितना परसेंट 25, 4 से 16 चौका के 64%। तो गलती कितने परसेंट का है आपसे 64% का। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो जरा ध्यान से, ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि ये कम पूछता है। जरा सा एक सेकेंड। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष है, शेष क्या है महिलाएं हैं, 40% अशिक्षित है। तो यहाँ पर देखो परसेंटेज बात कर रहा है, तो कुछ मत करो, क्या करो सीधा सीधा कि हम मान लेते हैं कि टोटल कितना था 100 था। यदि 100 है तो दो प्रकार का है, पुरुष है और महिला है। तो 55% पुरुष है, तो पुरुष का संख्या कितना निकलेगा 55 मेले निकल जाएगा, और बाकी 45 क्या होगा महिला होगी। अब कहता है यदि पुरुष का 40% शिक्षित अशिक्षित है, यदि इसका, तब ये अपने आप में कितना परसेंट शो करने लगेगा 100%। ये अपने आप में कितना परसेंट शो करेगा 100% शो करेगा। तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या कहता है कि अशिक्षित है, तो अशिक्षित जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा कितना परसेंट 40%। तो शिक्षित कितना हो जाएगा ये भी जरा देख लो 60% हो गया। यहां से आगे बोला कि 40% महिलाएं शिक्षित है, तो 40% महिलाएं शिक्षित है, तो शिक्षित यदि आपका 40% है तो अशिक्षित कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। ठीक है, यदि ये 60% हो जाएगा, अब क्या कहता है, तो महिलाओं की संख्या कितना प्रतिशत अधिक है किससे, तो शिक्षित पुरुषों की संख्या, शिक्षित पुरुष का संख्या, तो शिक्षित पुरुष कितना है 55 का 60%। कितना है 55 का 60%। महिलाओं की संख्या से कौन सा महिला, तो अशिक्षित महिला। कौन सा महिला, अशिक्षित महिला। अशिक्षित 45 का क्या है 60%। तो इससे कितना प्रतिशत अधिक है, तो माइनस होगा 45 का 60% और बटा क्या 45 का 60% इक्वल टू जो आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा आंसर। कहता है शिक्षित पुरुषों की संख्या, शिक्षित पुरुष 55 का 60%, अशिक्षित महिला 45 का 60% से कितना प्रतिशत अधिक है। भैया इस 60% का कोई यूज है क्या, जरा बताओ तो हमको। ये 60 और ये 60 क्या हो गया, अपने आप में विलीन हो गया, खुद मर कट गया है, इसको कोई नहीं मारा है। अब अंतर देख लो जरा, तो ऊपर से अंतर आ गया 10 का, नीचे से है हमारा 45। तो 5 से 2, 5 से 9, तो 1/9 बराबर, अब बोलो 1/9 बराबर क्या होता है 11.1/9%। तो 2/9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये होता है 1/9 का। कुछ परसेंटेज आप लोग को याद भी रखना चाहिए ताकि एग्जाम में क्या हो आसानी हो। तो 1/9 का वैल्यू ये, तो 2/9 का वैल्यू क्या हो जाएगा
22.2/9%। आप सिंपली बदलने का जरूरत नहीं है, 22.2/9%, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सीधा सीधा कि किसी एक वस्तु किसी निश्चित मूल्य पर बेची गई, यदि इसे इस कीमत के 33.2/3%, 33.2/3% का भिन्न के रूप में वैल्यू होता है कितना? 2/3 के बजाय 33 पर बेचा जाए तो 33.1 ये यहां पे 3 होगा, जरा ध्यान दे दो। यहां पे आपका क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 33.1/3% की हानि होती है, मतलब ये इसका वैल्यू कितना होता है? 1/3। यदि आरंभिक विक्रय मूल्य का 60% पर बेचा जाए तो कितना प्रतिशत का क्या होगा? लाभ होगा। तो हम क्या करते हैं ना कि एक मान लेते हैं, एक ऐसा हम चीज मान लेते हैं, एक ऐसा चीज मान लेते हैं, एक ऐसा विक्रय मूल्य मान लेते हैं जहां से कि यह 2/3 1/3 निकालना क्या हो? आसान हो। 100 मानेंगे तो 3 से तो 100 कटेगा नहीं, तो मान लेते हैं 300। तो मान लेते हैं कि आरंभिक जो हमारे पास क्या था, आरंभिक सेलिंग प्राइस जो था वो कितना था? 300 था। हम बेचे कितना में? पहला बार 2/3 में, तो बेच दिए हम 2/3 में, मतलब क्या कर दिए? 200 में हम बेच दिए। क्यों? क्योंकि 300 का 2/3 बउआ हमारे पास आएगा 200। लेकिन 200 में बेचने पर हुआ क्या? हानि। 200 में बेचने पर क्या हुआ? हानि हुआ है। 100, हाँ 200। कितना का हानि? तो 33.1/3 का। तो 1/3 का हानि है, मतलब मिला कितना? तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? एक सेकेंड जरा ध्यान देना, एक सेकेंड रुक जाओ। अरे देखो ध्यान दो, यहां से एक चीज दिख रहा है कि हम फ्लो में क्या किए हैं? उल्टे पढ़ लिए हैं। यहां से एक, यहां गलत देख लो, यहां से ये गलत है। 33.1/3 है बउआ, ये 1/3 होगा तो ये 66.2/3% होता है। फ्लो में हम बह गए थे, भावना में बह के हम कहीं और निकल गए लगता है। तो ये जो वैल्यू होगा कितना? 1/3। और यदि यहां से 1/3 होगा तो यहां भी वैल्यू क्या होगा? 1/3। मिटा लेते हैं इसको जरा। ये क्या होगा? 1/3। तो कुछ करना नहीं है, ये 200 नहीं आएगा, कितना आएगा? 100 आएगा। 100 आएगा। अब यहां से कहता क्या है कि 100 आया, 100 हमारा आया, तो 100 में बेचे तो हमको हो गया क्या? हानि। 100 में तो हमने बेचा, 100 में बेचने पर क्या हो गया? हानि हो गया। और हानि कितना हुआ? 1/3 भाग का। हानि कितना हुआ? 1/3 भाग। तो बताओ कि कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? तो 100 का 3/2, 150। कंफ्यूजन में है, 3/2 काहे कर दिए? हम बताते हैं काहे कर दिए, बशर्ते तुम अपना दिमाग सही से यूज करो। अब देखो क्या है कि अब हम सेलिंग प्राइस यहां से देखो, ये वाला बात हम सिर्फ समझा रहे हैं, इधर ध्यान देना कि सेलिंग प्राइस 100 रखे, लॉस हमने बोला कितना? 1/3 भाग। तो किसका 1/3 भाग? अरे 1/3 भाग लॉस, तो 2/3 भाग तो हमको मिला होगा। अरे 2/3 मिला तो 3/2 हमारा क्या देगा? क्रय मूल्य देगा। लेकिन ऐसे नहीं देगा, ऐसे ना सोच पाते हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस और ये हो गया हमारा क्या? लॉस। तो 3 यदि हमारा कॉस्ट प्राइस है तो 1 हमारा क्या होगा? लॉस। यदि 1 लॉस होगा तो इन दोनों का अंतर जो दिखेगा वो क्या दिखेगा? सेलिंग प्राइस। और कितना दिखेगा? 2। तो सेलिंग प्राइस कितना था? 100। किसके बराबर था? 2 के बराबर। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 3। तो 3 से गुना कर दिए, तो 100 गुना 3/2 कितना आ गया? 150। बात खत्म। खैर, और परसेंटेज से घूमने लगोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। परसेंटेज को फ्रैक्शन से सोचना शुरू करो, नहीं सोच पाते तो। अब मुद्दा क्या है कि बोला कि विक्रय मूल्य, जो आरंभिक विक्रय मूल्य था, और हमने क्या बोला था कि आरंभिक विक्रय मूल्य हम क्या बोले हैं? 300। इसका कै % पर बेचे? 60% पर, मतलब 180 रुपया पर। वस्तु का दाम कितना निकला? 150 रुपया। अब नया दाम में कितना बेच रहे हैं? 180 रुपया में। तो पूछ रहा है कि लाभ कितना होगा?
कितना का लाभ दिख रहा है? 30 रुपया का 150 रुपया पर, और गुना क्या होगा 100, तो 20% का क्या होगा लाभ होगा। क्या प्रतिशत का? 20% का। 30 से 5, 5 से 20, तो आंसर क्या आएगा इसका 20%। कंफ्यूजन ये नहीं होना है कि परसेंटेज ऐसा दिया है तो हम क्या करेंगे, सीधे उसको फ्रैक्शन में सोचो। किसमें सोचो? फ्रैक्शन में सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी चीनी को 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेच रहा है, 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेच रहा है, और यह दिखावा कर रहा है कि इसे 5 रुपया नुकसान पर बेच रहा है। मैंने दुकानदार है लेकिन एक्टर बहुत बढ़िया है, कह रहा है हे भगवान हम 5 रुपया हानि पर बेच रहे हैं, देख ले भैया हम 5 रुपया हानि पर बेच रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसका मन में खोट है। ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। बोला क्या कि हम 40 रुपये बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या रखा है 40, और बोल रहा है कि हम 5 रुपया लॉस में बेच रहे हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या दिखा रहा है 45। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बोला क्या कि नुकसान, लेकिन वह वास्तव में क्या कर रहा है, गलत वजन का प्रयोग कर रहा है। वास्तविक में बटखारे में छेद कर दिया है कि तरह से काट के निकाल लिया, 1 किलो दिखवे नहीं करेगा, तो 1 केजी के स्थान पर क्या दिख रहा है 800 ग्राम। तो अब बताओ कि 1 किलो का ना वो बोल रहा था, 1 केजी का क्या बोल रहा है कि 45 रुपया हमारा खरीद पड़ रहा है, तो तौल कर कितना दे रहा है, तो तौल कर हम दे रहे हैं कितना 800 ग्राम। तो 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस क्या होगा 36 रुपया। ठीक है, 1 किलो का दाम 45 रुपया, तो 800 ग्राम का दाम कितना 36 रुपया। मतलब कि जो वो तौल कर दे रहा है वो तो 36 रुपया का ही सामान है। आपको नहीं दिख रहा, वो तरह का अंदर का बात है। क्या है कि जो तौल कर दे रहा है वो 36 रुपया का सामान है, लेकिन ये 36 रुपया का सामान बेच कितना में दे रहा है वो आपको इमोशनल करके 40 रुपये में। तो बोलो दुकानदार घाटे में है कि प्रॉफिट में है? प्रॉफिट में है। कितना प्रॉफिट है? तो प्रॉफिट यहां से हो गया हमारे पास 4 रुपए का। किस पर? तो 36 पे 4, ना कि 45 पे 4। 36 पे 4 क्यों? क्योंकि इतना रुपया पे ही हम 4 रुपया कमा रहे हैं। ये तो हम बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल हमारा कॉस्ट प्राइस क्या पड़ रहा है, जो हम तौल के दे रहे हैं वो 36। तो ये वाला लेना है, ना कि हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे रखते हैं तो 45 उठा के नीचे रख दिया, नहीं, जो तौल कर देते हैं उसका दाम नीचे रखते हैं, और गुना क्या होगा 100। तो 4 से 9 बार में 11.1/9% इसका आंसर होगा, और ऑप्शन में आपके पास है 11.1/9% का क्या होगा लाभ होगा, न कि हानि होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को अंकित मूल्य 400 रुपया है और दुकानदार इसे अंकित मूल्य 12% 20% की 2 क्रमांक छूट देकर बेचता है, तो यदि वह 10% लाभ कमाता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? अरे इन्हीं सब में से चारों में से कोई होगा जी, कोई वो पकड़ लो। नहीं पकड़ोगे? चलो ऐसे बना लेते हैं कि 400 रुपया हम क्या रखे हैं मार्क प्राइस, हम क्या दिए हैं 12% और 20% का छूट, दे दो छूट। तो छूट देंगे तो बेचेंगे कितना में? सिंपल सा बात है कि 400 का 12% छूट दे रहे हैं तो 88% पर बेच रहे होंगे। बोलो हाँ, क्योंकि 100% होता है अपने आप में। 400 का 88% पर बेचेंगे। अच्छा 20% फिर छूट दे रहे हैं तो मतलब फिर से 80% पर हम बेच रहे हैं। अब इसका 80% है ना, और ये जो होगा वो क्या होगा, क्रय मूल्य का 10% लाभ कमाता है, मतलब सीपी का 110% के क्या होगा बराबर में। सिंपल सा कैलकुलेशन है, लग रहा है कि कैसे कैसे बनेगा, नहीं एक बार में एक लाइन में बनेगा। तो ये परसेंटेज जो आपका है, ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल हो गया, 11 से 88, ये परसेंटेज हटा दो तो नीचे 100 आ जाएगा, और 0 से ये गया 0, तो 8 8 है 64, ये 100 से डबल 0, 8 8 64 गुना 4 कितना होता है, तो सीपी हो गया 64
और इंटू 4 तो 6, 6 चौका के 24 और 1 25, 256 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो कह रहा है क्या, जरा देखो। तो ये कह रहा है क्या कि x रुपए की एक राशि उधार ली गई है और इसका भुगतान 2 बराबर किस्तों में किया गया, जिसमें प्रत्येक किस्त 35,200। सीआई का क्वेश्चन है, किस्त वाला क्वेश्चन है, बहुत पूछ रहा है आजकल। सीआई का क्वेश्चन है, ये बहुत पूछ रहा है, तो चलो इसको बनाते हैं, बेहतर तरीका से बनाते हैं और ऐसे बनाते हैं कि लगे कि हाँ हलवा है। तो चलो देखते हैं कि x रुपए की एक राशि उधार ली गई, भुगतान 2 बराबर किस्तों में किया गया, जिसमें प्रत्येक किस्त का मान क्या है 35,280 रुपया। रुपए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर कितना है 5%। तो दर को देखो क्या करना है, दर हमारे पास है 5%, मतलब 1/20। मतलब क्या 1/20 का मतलब यदि प्रिंसिपल, यदि मूलधन हमारा 20 होगा तो अमाउंट होगा कितना 21। एक साल में, ये कितने साल में, 1 वर्ष की बात है। 20 से 5% लगेगा तो कितना हो जाएगा 21। लेकिन 2 वर्ष में क्या होगा, 2 वर्ष में जस्ट इसका स्क्वायर हो जाता है, तो ये होगा 400, तो ये होगा 441। बात समझ रहे हो, 2 वर्ष के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं सीधा सीधा। अब यहां पर से मुद्दा क्या है कि ये हमारा ईएमआई शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ईएमआई शो कर रहा है। क्या कर रहा है, ईएमआई मतलब किस्त शो कर रहा है। तो दोनों किस्त क्या था, बराबर था। तो ये 441 और ये 21 बराबर लग रहा है क्या, नहीं, तो हम क्या कर देंगे बराबर, तो हम कर दिए इसको 21 से मल्टीप्लाई। तो यदि 21 से मल्टीप्लाई करो बहुआ, तो एगो को न करोगे, दोनों के न करोगे। तो ये हमारा क्या हो गया 420। तो मतलब कि हमारा प्रिंसिपल जो है वो 420 और प्लस 400 है, मतलब 820 है। तो किस्त कितना है, किस्त हमारे पास है 441 रुपए का। यदि हम 820 रुपया कर्जा लिए हैं तो हमारा किस्त कितना दिख रहा है 441 रुपए का। अब यहां पर से किस्त कितना दिया हुआ है 35,280 रुपया। तो सीधा सीधा बात है कि यहां पर 35,280 रुपया किस्त है, यहां पर है 441, हमसे पूछा है क्रय मूल, तो 820 ये मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो आएगा वो क्या आ जाएगा, तो मूलधन। क्या आ जाएगा, मूलधन। तो ये किस्त था तो हम किस्त नीचे रखे और गुणा किससे कर दिए, प्रिंसिपल, जो यहां पर हमारा रेशियो में दिख रहा था सीधा सीधा। तो हम चाहेंगे कि आप हमको ये काट करके, ये चारों में से चुन करके ऑप्शन में बताओ। कॉपी कलम तो रखे हो ना कि हम ही काटे ना, तुम काट लोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या कहता है, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्या कहता है कि 16,875 रुपए की राशि जब वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाने वाली 8% ब्याज निवेश की जाती है, तो अच्छा एक मिनट, तो चलो जरा, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, आप सबको पता नहीं चलेगा सिर्फ हम फील कर सकते हैं क्योंकि तबीयत मेरा खराब है। तो चलो शुरू करते हैं फिर से। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16,875 रुपए का राशि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और आसानी है। देखो इसमें सबसे पहले तो ये जान लो कि इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि हम आपको बता दे रहे हैं कि, तो यहाँ पर क्या होता है कि अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 टू द पावर n। तो यदि हम इसको, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर का वैल्यू निकालना है, तो आर के रेस्पेक्ट में इसको हम क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, अमाउंट बटा प्रिंसिपल, ये n, ये प्लस में है तो ये -1 हो जाएगा, 100 नीचे है तो गुना 100 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो जब आपके पास क्या हो, दो चीज दिया हुआ हो कि प्रिंसिपल दिया हुआ हो, मूलधन दिया हुआ हो,
मिश्रधन दिया हुआ हो, समय दिया हुआ हो, तो आपसे क्या पूछेगा, दर पूछेगा, आप इस पे पुट कीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। तो चलो पुट कर देते हैं। तो यहां पर 2 हो जाएगा, n का वैल्यू 2, क्यों, क्योंकि समय 2 वर्ष है। अमाउंट कितना है, तो 19,683 और बटा 16,875 -1 और गुना क्या 100 बराबर r। चलो काटते हैं। तो सबसे पहले इसको छोटा करो, क्योंकि किसी का स्क्वायर तो हमको दिखाई दे नहीं रहा है लगता है। तो 3 से कट जाना चाहिए, 9 1 10, 10 6 16, 8 और 3 11 कट जाएगा। तो 3 से 6 बार में 3 छक 18, 3 पचे 15, 1 3 छक 18, 3 एकम 3, और ये हो गया हमारा 3 पचे 15 और 1 3 छक 18 और 3 दूना 6, ये तो 5 से 3 का पहाड़ा में 5 तो आता है, लेकिन कहां पर हम गड़बड़ कर रहे हैं, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 दूना 6 1 और 3 पचे 15, 5625, मतलब ये आ गया 6561 बटा 5625। अब यहां पर देखो कि यहां से आ गया आपके पास 6561 बटा 56 5625, ये रूट अंडर है। तो ये किसका रूट है, तो ये तो देख लो सबसे पहले क्या कि जिसके अभी रूट का एक नियम, सिंपल सा नियम ये है कि जिसके यूनिट स्थान पर 5 हो, यदि हम ये निकालते हैं 75 का स्क्वायर निकालते हैं 75 का, तो हम लिखेंगे 25 और 7 को इसके अगले संख्या से गुना कर देंगे और लिख देंगे, तो 8 सत्ते 56, तो क्या हो जाएगा 56 25 हो जाएगा। तो जिसके यूनिट स्थान पर क्या हो 5 हो, तो उसको हम क्या करते हैं, आराम से निकाल लेते हैं। तो यहां पे आपका काम आराम से चल जाएगा। तो यहां से ये हमको पता चल गया कि ये किसका स्क्वायर है, तो 75 का, और ये किसका है 81 का। 81 इंटू 81 करो, आराम से निकल जाएगा। 81 इंटू 81 करो तो 1 8 8 और 64 जोड़ो 6500 क्या आएगा 61 आएगा। यदि आप समझदार हो तो एक बार में देख लोगे, नहीं तो इसका निकालने का नियम होता है कि 100 से कितना कम है उसका स्क्वायर, फिर उतना घटा करके फिर लिख देते हैं। उस पे नहीं जाएंगे, एक दिन स्पेशल आपको हम क्लास लेकर के वो बता देंगे कि स्क्वायर कितना आसानी से निकाल सकते हैं। बशर्ते पहले ये सीख लो, और इसको सीखने में क्या है हमारे पास, तो 81/75 आ जाता है रूट अंडर। तो यहां से जो सॉल्यूशन निकल करके आएगा वो आ जाएगा कितना 81/75 -1 और इंटू क्या 100। आराम से सॉल्व करो तो 75 में से गया तो कितना आ गया 25 75 6 81, तो 6/75 और गुना 100, तो 25 तिया 25 से 4 और 3 से 2, तो 4 से 8% आंसर इसका आता है। ऑप्शन जरा देखो, 8% नहीं है, तो ये ऑप्शन में 8% नहीं है, तो ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। आंसर कितना आएगा बाबू 8% इसका आएगा। या फिर तुम इसका एक दूसरा तरीका यूज कर सकते हो। क्या दूसरा तरीका आप इस तरह से यूज कर सकते हो, दूसरा तरीका कैसे यूज कर सकते हो, तो हम सीधी बात करेंगे कि प्रिंसिपल था, अमाउंट था 16,875 रुपया था और 19,683 रुपया था। तो हम देख लेते हैं कि टाइम 2 वर्ष है ना, टाइम हमारा कितना वर्ष है 2 वर्ष है, तो एक बार में मेरा जो CI लग रहा है वो कितना रुपया लग रहा है, तो यदि घटाओगे तो कितना आएगा 2808 रुपया। अब ये देख लेंगे कि 2808 रुपया अप्रोक्स कितना परसेंट हमारा लग रहा है। यदि 8% आंसर आया होगा तो अप्रोक्स 16.64% ये आएगा। तो 64 ना भी आए 16% तक तुम पहुंच गए तो तुम आराम से बता सकते हो कि ये 16.64% किसका होता है। तो यदि CI निकालना हो 2 वर्ष का CI परसेंट एक बार में निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2R प्लस R स्क्वायर बटा 100%। कितना परसेंट ये होता है। तो यदि 8 हम लेते हैं तो 8 का देखो ये होगा, तो 8 गुना 2 16 इंटू प्लस 16 प्लस
64/100, ये कितना बनेगा 16.64%। तो ये बनता है। यदि हम और किसी का ले लेते हैं उदाहरण, तो कि मान लेते हैं कि दर हम ले लिया आपका 10% और हम बोले कि समय हमारे पास क्या है 2 वर्ष है, तो ये बताओ CI परसेंट कितना होगा। तो CI परसेंट हो जाएगा 21%। बोलो कैसे, तो वही है 2 × 10 प्लस 2 × 10 प्लस 10 का स्क्वायर बटा क्या होगा 100। यदि इसको सोल्व करते हो तो क्या आएगा 21% आएगा और आराम से बता सकते हैं। तो यहां से क्या कर सकते हो कि अप्रोक्स परसेंटेज निकाल सकते हो कि यदि मूलधन मेरे पास इतना था, इतना ब्याज लगा, तो कई परसेंट लगा, लगभग में पता कर लो। ऑप्शन से उठा करके धड़ाम से यहां देख लेंगे इसको कि किसके कौन से ऑप्शन के बराबर में हमारा ये आंसर दे सकता है। तो ये जांचना और आसान हो जाएगा, बशर्ते कि तुम प्रैक्टिस करते हो इस पे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि n दी गई राशियों का औसत है, n राशियों का औसत क्या है P है, और m राशियों का औसत क्या है Q है। तो m प्लस n राशियों का औसत क्या होगा, औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है राशियों का योगफल, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, कुछ नहीं होता है। तो अब बताओ कि यदि n राशि का औसत P है तो योगफल क्या होगा, तो होगा n × P, सीधी बात है। यहां पर बोला m राशि है और औसत क्या है Q है, तो योगफल क्या होगा m × Q होगा। तो अब यहां पर से m प्लस n हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा np प्लस mq, क्योंकि टोटल कितना का पूछ रहा है, तो m प्लस n टोटल का, तो सम भी तो टोटल हो जाएगा और सर किससे भाग पड़ जाएगा m प्लस n से। जो ऑप्शन मिल रहा है वो हमारा क्या है np प्लस mq, और ऑप्शन नंबर क्या है हमारा डी, सिंपल है आंसर। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो सिंपल सा बात है। ये सिंपल बात कैसे है, तो आप यदि पढ़े हो या याद है आपको, यही तो बात होता है कि आपको याद है या नहीं है। यदि आपको याद है तो आपको होता है कि विषम प्रथम n विषम मतलब ऑड, विषम संख्या का योगफल। जैसे कि यदि हम आपको बोले कि एक विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, जोड़ करके कितना आएगा 4, एक विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, जोड़ करके कितना आएगा 9। तो ये पहला 2 विषम संख्या है, पहला कितना विषम संख्या है 2, पहला ये 2 विषम संख्या है, तो औसत योगफल कितना हो रहा है 4। ये पहला क्या विषम संख्या है, ये 3 विषम संख्या है, योगफल कितना हो रहा है 9। तो यहां से तुम ये जांच सकते हो कि जय को विषम संख्या पहला रहेगा ना, योगफल उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हम बोले ना कि पहला 5 विषम संख्या, पहला 5 विषम संख्या, तो सीधा योगफल क्या बोलेंगे हम लोग कि 5 का स्क्वायर होगा, कितना होगा 25 होगा। तो यदि हम बोले कि प्रथम n विषम संख्या, प्रथम क्या विषम संख्या n विषम संख्या, प्रथम n विषम संख्या, तो योगफल क्या होगा n स्क्वायर, आंसर होगा n × n। बात समझ में आया। बोले कि सर यहां पर बताइए ना कि n कहां से लाए, n करने था। तो यहां पर जब विषम संख्या लिख रहे हो तो ये जो n दिखा रहा है वो टर्म दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है टर्म, की कैमा टर्म होगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, वैसे करके ये nवा हो गया। nवा कैसे, तो पहला n बराबर यहां पर हो गया पद बराबर कि 2n - 1, n का वैल्यू 1 रखो तो 2 - 1 क्या लिखाएगा 1। यदि हम इसको थोड़ा सा मिटा दे, मिटाएंगे काहे लगी, रुक जाओ, इसको इधर करो, साइड करो। हाँ, अब देखो कि यदि यहां पर यह थोड़ा सा ध्यान दे कि 2n - 1 हम n बराबर रख रहे हैं वैल्यू क्या 1, तो क्या होगा 2 - 1 1।
n बराबर रखो कितना 2, तो 2 दूना 4 माइनस 1 कितना 3, n बराबर रखो 3, तो 3 दूना 6 में से क्या कितना आएगा 7। तो ये सब क्या है कि पहला विषम संख्या, दूसरा विषम संख्या, तीसरा विषम संख्या, चौथा, पांचवा, वैसे ही ये वाला जो विषम संख्या होगा वो कितना होगा n वां विषम संख्या। कौन सा विषम संख्या होगा n वां विषम संख्या होगा। हो गया ये n वां विषम संख्या। तो n वां विषम संख्या मतलब क्या कई गो, तो n गो, जितना तो n गो। तो यहां पे हो जाएगा सीधा सीधा क्या कि n वां विषम संख्या, तो यहां पर क्या होगा आंसर कि ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास क्या कि प्रथम n विषम संख्या का योगफल बताइए, और वो क्या आएगा n का स्क्वायर आएगा। n का क्या आएगा n का स्क्वायर आएगा, तो n इंटू n आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखो ये डिविजिबिलिटी रूल है, विभाज्यता का नियम आप लोग पढ़े हैं, तो विभाज्यता का नियम से ये क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन क्या है कि 88 से विभाज्य हो। तो जब कोई संख्या 88 से विभाज्य होगा, ये कैसे पता करेंगे, तो वो 11 से कट जाए और किससे कट जाए 8 से कट जाए। यदि कोई संख्या 11 एवं 8 दोनों से कट जाएगा, तो वह संख्या किससे कट जाएगा 88 से भी कट जाएगा। तो 88 से विभाज्य है, मतलब ये जो संख्या लिखा हुआ है हमारा 8a 5 1 4 6 b, ये जो होगा वो 11 एवं 8 दोनों से विभाज्य होगा। तो 11 से विभाज्यता का नियम पता है, 8 से विभाज्यता का नियम पता, अप्लाई करना है और b टू दी पावर क्या निकालना है a। b टू दी पावर क्या निकालना है a। तो अब देखो कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि तो लास्ट का 3 अंक, लास्ट का जैसे 4 है 6 है और क्या है b, यदि ये 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा संख्या 8 से डिविजिबल होगा। तो चलो हम काटते हैं, तो 8 छक 48, 8 पचे 40, तो 8 पचे 40 हो गया, तो 8 हो गया 4 6 b, ध्यान दो 8 पचे 40 हो गया 6 बच गया b, तो 5 तो यहां हो गया, पूरा पूरा कटना चाहिए, तो b का हम क्या वैल्यू रखें कि यहां पर क्या हो जाए, ये 8 के मल्टीपल में हो जाए। तो जरूर यहां पर हम कहेंगे कि नहीं सर 4 रख दीजिए ने, 8 के पहाड़ा में 64 मिल जाता है, तो हम क्या रखेंगे, तो b का वैल्यू हमको क्या मिल गया, b का वैल्यू बाबू हमको मिल गया कितना 4, b का वैल्यू हमको क्या मिल गया 4। मतलब अब ये क्वेश्चन जो लिखाएगा 8a 5 1 4 6 4, b नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, b के जगह पर 4 लिख देंगे। अब क्या है कि अब ये 11 से कटे, तो 11 से कटे मतलब अल्टरनेट नंबर, अल्टरनेट नंबर का सम, मतलब 8 जोड़ 5, 8 जोड़ 5 कितना 13, 4 17 और 4 21, और ये अल्टरनेट नंबर का सम का अंतर मतलब 6 और 1 7 प्लस a क्या हो, ये गा तो 11 हो, नहीं तो 11 का मल्टीपल हो, नहीं तो क्या हो 0 हो। तो अब देखो कि ये 11 का मल्टीपल जाएगा नहीं, 11 जा सकता है, तो जा सकता है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। तो a का मान हम यहां पर क्या रख दे कि यहां पर 11 आ जाए, 11 आने के लिए यहां पर क्या होगा, तो इसमें से क्या घटाएं, तो 10, मतलब ये 3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यदि 21 में से 10 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, तो 11 से कटने लगेगा। तो a का वैल्यू क्या मिल गया 3 मिल गया, a का वैल्यू क्या मिल गया 3 मिल गया, और पूछता है b टू दी पावर a, मतलब 4 पर पावर 3, और कितना होगा 64, तो आंसर हो गया 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, देखो ये नंबर सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में इसको देख सकते हो, कितना बुक में वहां भी दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर है, या फिर इसको अलजेब्रा में तुम लेके जा सकते हो, जहां भी लेके जाना है लेके जाओ, बेसिक सा कंसेप्ट है, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत
नहीं है। अब देखो क्या कहता है कि a माइनस बी का होल क्यू, b माइनस सी का होल क्यू, c माइनस ए का होल क्यू, और नीचे में भी सबका क्या है, q है। तो यहां पर बात ये आता है कि ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ये होता है कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाए, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाए, हाँ क्या हो, जब ए क्यू बी क्यू और सी क्यू बराबर 3abc होता है। लेकिन कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो हमारा, तो 0 का वैल्यू दे। तो यहां पर से क्या है, ये पूरा का पूरा a का काम करेगा, ये पूरा का पूरा b का काम करेगा, पूरा का पूरा क्या करेगा, c का काम करेगा। तो यहाँ पे आपका जो ऊपर वाला कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगा, यदि इन तीनों को ऐड करो तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, देखो तो एक दूसरे से सब कट करके क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यदि ये 0 है तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, 3abc। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। नीचे भी सबका सब क्या है, क्यू में है, यहां भी करोगे तो क्या होगा, सेम चीज होगा। ध्यान दो, तो यहां से भी क्या निकलेगा, 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक बात बताओ, 3 से तो 3 कैंसिल हो गया भाई। अब यहां से ये फॉर्मूला किसमें टूटेगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वैसे ही ये टूटेगा b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और ये टूटेगा c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए कट जाएगा। तो नीचे में सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास बचेगा 1 बटा ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी और इंटू सी प्लस ए। और ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, और हम कोशिश करेंगे कि अगली बार से पूरा का पूरा एक साथ लेकर के आए। तो चलिए इसका पार्ट 2 हम बना देंगे। थोड़ा समय हम ज्यादा लग रहा है इसलिए, क्योंकि हम समझाने का कोशिश आपको ज्यादा कर रहे हैं। तो यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसका पार्ट 2 में।